मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि जो हम प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास ले रहे हैं, आप लोग प्रतिदिन मित्रों जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर मित्रों हम करवा रहे हैं सब आप लोग नोट करते चलिए। और जो भी अभी तक पैकेज नहीं खरीद पाए साथियों, वो पैकेज को जरूर परचेज कर लें। ठीक है मित्रों, इस नंबर के माध्यम से दोनों में से कोई नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों, तत्काल आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट 100% हो जाए। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। मित्रों, बताते चले कि व्याख्या पर सभी व्याख्या को आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, गायन भी संगीत का अंग ही है, वादन भी और नृत्य भी है, परंतु मुख्य मतलब चीफ जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें मित्रों किसको माना गया है। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मुख्य जैसे नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में संगीत का आशय केवल गायन से है समझा जाता है। ठीक है, किंतु शास्त्रीय संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों विद्याओं के सामूहिक रूप से संगीत कहा जाता है। ठीक है, सारंग देव ने अपनी पुस्तक में मित्रों नृत्य को जो है से सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। इसलिए आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है, तो नृत्य है। ठीक है साथियों, मेरा सी आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है टोन कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, फट से बताइए कि टोन कितने प्रकार के होते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। टोन जो है से मित्रों 2 अक्षर के हैं और टोन 2 प्रकार के होते भी हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, एक ठो का नाम मित्रों मेजर टोन लिख देते हैं, मेजर टोन, और दूसरा का नाम मित्रों सेमीटोन। ठीक है, नोट करते चलिए, फिर से एक बार नोट कीजिए। फर्स्ट का नाम है मेजर टोन और सेकेंड का नाम है सेमीटोन। मित्रों बताते चलें कि होल टोन को ही मित्रों मेजर टोन के नाम से जाना जाता है। होल टोन को ही मेजर टोन के नाम से जाना जाता है। मित्रों बताते चले कि मेजर टोन 4 या 3 श्रुति पर मित्रों होता है। ठीक है, जबकि सेमीटोन मित्रों फिक्स है कि 2 श्रुतियों के अंतर पर इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है कि सा नादसतो लोके द्वार अस्तमद पद्धति निरूपते। ठीक है, आतनाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है। मित्रों फट से बताइए कि ए में आपका संगीत रत्नाकर, बी में अनूप संगीत विलास, सी में आपका संगीत दर्पण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद खूबसूरत और बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत दर्पण। क्या हो जाएगा, सी संगीत दर्पण। साथियों खेल कीजिएगा व्याख्या पर कि संगीत दर्पण के लेखक मित्रों कौन है बताइए फट से कि संगीत दर्पण के लेखक आखिर है तो कौन है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत दर्पण के लेखक जो है आपको पंडित दामोदर गुप्त है। कौन है, पंडित दामोदर गुप्त, नहीं याद रहेगा, पंडित दामोदर गुप्त मित्रों संगीत दर्पण के लेखक हैं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। फट से मित्रों बताइए कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। ए में आपका हारमोनियम है, बी में बांसुरी है, सी में डायटोनिक स्केल है,
डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डायटोनिक स्केल। डायटोनिक स्केल मित्रों केयर कीजिएगा इसके व्याख्या पर। पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर, ठीक है, डायटोनिक स्केल कहलाता है। इसे मेजर डायटोनिक स्केल भी कहते हैं, ठीक है। डायटोनिक स्केल को मेजर डायटोनिक स्केल भी कहा जाता है। आप नोट कीजिए कि डायटोनिक स्केल को मेजर डायटोनिक स्केल भी कहा जाता है। इसके स्वर स्वाभाविक स्वर मतलब नेचुरल स्केल के मित्रों समान होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल आधार पर मित्रों आधारित होता है। अगला प्रश्न साथियों, किन्हीं भी दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। अब बताइए इस प्रश्न का यदि आप आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों कितना दुख की बात है। किन्हीं भी दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। ए में आपका सप्तक है, बी में वादक है, सी में मित्रों स्वर अंतर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि किन्हीं भी दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों स्वर अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। किन्हीं भी दो स्वरों के स्वर अंतर मतलब इंटरवल को मित्रों ध्यान दीजिएगा स्वर अंतर इंटरवल मित्रों कहते हैं। जिस प्रकार से सेमीटोन अथवा किलोमीटर आदि द्वारा लंबाई मापी जा सकती है, ग्राम किलोग्राम आदि द्वारा तौल की जा सकती है, तौल की माप होती है, उसी प्रकार मित्रों स्वरों की दूरी या श्रुति अथवा स्वर अंतर मित्रों मापी जाती है। किसके द्वारा, तो स्वर अंतर द्वारा। साथियों अगला प्रश्न है वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। फिर से मित्रों बताइए कि वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भारतीय रागों का मौलिक संगठन, बी में है बिना संगीत का राग, सी में है वेदों में संगीत का वर्णन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेदों में संगीत का वर्णन कोई मित्रों वैदिक कालीन संगीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। ए में आपका 10 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 10 प्रकार के मित्रों चिन्ह दिए गए हैं। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। एप्पल साथियों हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं। ए में आपका गीत है, बी में पंडित है, सी में नायक है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चलें कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों क्या है, सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। क्या कहते हैं, गीत कहते हैं। गीत के प्रकार गायन शैली पर आधारित होते हैं। इस गायन शैली के आधार पर ही एक गीत दूसरे गीत से अलग होती है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। ए में आपका 1 ताल है, बी में 4 ताल है, सी में 3 ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से मित्रों कोई आंसर सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई आंसर मित्रों सही नहीं है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, छोटी छोटी तानों की लड़ी जिस गायन में शैली में प्रयोग की जाती है
और से साथियों बताइए कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में मित्रों प्रयोग की जाती है। ए में आपका टप्पा है, बी में ताल है, सी में लय है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लय। मित्रों आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर मतलब नोट करते चलिए। तानपुरा सितार अथवा बीना के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होता है। फट से तो बताइए कि तानपुरा सितार अथवा बीना के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होता है। ए में आपका तार है, बी में ध्वनि है, सी में कला है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों आप बिफोर जानते आ रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, तो मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कहने मतलब ध्वनि आंसर क्या है, सही है। नहीं मित्रों इसकी व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि तानपुरा सितार अथवा ध्वनि के चारों ओर छोड़ने से प्रभावित ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका इस प्रकार ध्वनि भी सभी परिचित होते हैं। ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण ठीक है मित्रों तार का कंपन है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के कितने उत्पन्न होने का कारण है बताइए। अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले डिस्क्रिप्शन में बता चुके हैं, इसलिए बार बार मित्रों बोलते हैं कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए और सभी प्रश्न का आंसर मित्रों बारीकी से सुना कीजिए कि ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा तार का कंपन। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है। मित्रों फट से बताइए कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है। 4 है, 2 है, 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सितार वाद्य बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि सितार वाद्य को बजाने के लिए मित्रों किस वाद्य यंत्र का वाद्य का प्रयोग करते हैं। ए में आपका कमानी है, बी में मिजराब है, सी में स्टील बार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि कमानी को बजाने के लिए मित्रों मिजराब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, गणित में एक जाति की 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है। ए में आपका वात है, बी में अनुपात है, सी में आघात है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि गणित में एक जाति की 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, इस संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। मित्रों फट से बताइए इस संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। ये आपका गुणातर है, बी में वादक है, सी में स्वर अंतर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा किसे, गुणातर से। ये पर आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर देते चलें। प्रश्न आपका है कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है। मित्रों बहुत ही बेटर महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि आधुनिक काल मित्रों कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होता है।
ए में आपका 13वीं है, बी में 15वीं है, सी में 19वीं है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 18वां प्रश्न का आंसर है मित्रों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 19वीं शताब्दी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों, इस नंबर के माध्यम से आप मित्रों हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न आपका है कि वीणा में कितने तार होते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 2, बी में आपका है 7, सी में है 8 और डी में मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहने के मतलब मित्रों कि वीणा में मित्रों कुल वायर होते हैं तार 7 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार में कितने प्रकार की गते प्रसिद्ध हैं? सितार में कितने प्रकार के गते मित्रों प्रसिद्ध हैं? मित्रों बताते चलें कि ए में आपका ऑप्शन है 3, बी में 2, सी में 5, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सितार में कितने प्रकार की गते प्रसिद्ध हैं। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स पर डालना ना भूलें। और मित्रों यह प्रीवियस ईयर क्लास में तो प्रतिदिन चल रहा है जो आपको तैयारी करने का लेवल मित्रों इंडिकेट करता है। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। ठीक है, सितार में कितने प्रकार के गते प्रसिद्ध होते हैं? तो 2 प्रकार के। अगला प्रश्न साथियों, 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? ए में आपका 7 है, बी में मित्रों 12 है, सी में 21 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? फट से मित्रों बताइए कि फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 14 है, बी में 11 है, सी में 10 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फरोदस्त ताल में मित्रों कुल 10 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तत्वाद चुने, चुनिए इसमें से मतलब तत्वाद कौन सा है? ए में आपका बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तत्वाद निम्नलिखित में से कौन है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर तो आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि तत्वाद मित्रों उसको बोला जाता है जिसमें वायर तार लगे होते हैं। जैसे तानपुरा तत्वाद है, वीणा तत्वाद है, ठीक है, सितार तत्वाद है। तो मित्रों सी नंबर आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों नोट कीजिएगा कि तानपुरा में मित्रों कुल 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 वायर मित्रों होते हैं। मित्रों और ज्यादा रखिएगा तनपुरा अथवा ठीक है तंबूरा, तो इसको तंबूरा भी बोला जाता है। भारतीय संगीत का लोकप्रिय तत्वाद है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। तानपुरे में 4 तार होते हैं। सितार के आकार का ठीक है उस पर कुछ बड़ा एक प्रसिद्ध बाजा जिसका उपयोग बड़े बड़े गवैया अपने स्वर को मित्रों और सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है। मित्रों 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सुशीर वाद्य को चुने, मतलब इसमें से सुशीर वाद्य कौन सा है? मित्रों फट से बताइए कि सुशीर वाद्य कौन है? बांसुरी, शंख, तानपुरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सुशीर वाद्य निम्नलिखित में से कौन है। तो मित्रों बताते चले कि बांसुरी जो है मित्रों सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, बांसुरी किसके अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य के अंतर्गत मित्रों आता है। मित्रों व्याख्या प्रक्रिया कीजिएगा और नोट करते चलिएगा।
जिस प्रकार संगीत में सप्त स्वर होते हैं उसी प्रकार मित्रों बांसुरी वाद्य यंत्र में 7 छेद होते हैं। बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं? तो 7 छिद्र होते हैं। मित्रों आपको याद भी रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं, तो 7 छिद्र होते हैं। बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशील वाद्य है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? फट से मित्रों बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक कौन था? ए में आपका अमीर खुसरो, बी में तानसेन, सी में इनायत मां, ठीक है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा साथियों क्या है? सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? प्रश्न मित्रों बताइए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? ए में आपका म और ध है, बी में स और रे है, सी मित्रों प और सा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। तो मित्रों बताते चलें कि राग भूपाली मित्रों कौन सा स्वर वर्जित है? तो मित्रों इनपुट में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? ए में आपका 6 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? मित्रों बताते चलें कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए। और साथियों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए मित्रों तो पैकेज परचेज जरूर कर लीजिए। ठीक है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो मित्रों एक ताल में जैसे मित्रों कुल 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छिद्र पाए जाते हैं? ए में आपका तानपुरा है, बी में शंख है, सी में बांसुरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छिद्र पाए जाते हैं? तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा बांसुरी। क्योंकि अभी तुरंत हम कुछ देर पहले ही बता दिए थे कि बांसुरी मित्रों कितने छिद्र होते हैं? बताइए, तो 7 छिद्र होते हैं। नहीं तो वही ना कह दे रहा है किस यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे छिद्र पाए जाते हैं? तो बांसुरी में। अब देखिए वही क्वेश्चन को मतलब घुमा दिया है, आपको समझना एग्जाम में बैठ करके। ठीक है, बारीकी से। वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? ए में आपका 6 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? तो मित्रों बताते चलें कि 29 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाए कट रहा है 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 आंसर आपका मित्रों क्या है? सही है। नहीं कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया? तो मित्रों 12 स्वरों का इन्होंने वर्णन किया है। 12 एक दर्जन। ठीक है मित्रों 30 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। और साथियों यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। और मित्रों इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लगा दें। चतुर्दंड प्रकाश का नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? अभी प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है कि नहीं। चतुर्दंड प्रकाश का मित्रों किनके द्वारा लिखा गया है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, भरत साहब, बी में आपका मित्रों ऑप्शन है मतंग साहब, सी में लोचन साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि चतुर्दंड प्रकाश का नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया? तो साथियों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आखिर इसका रियल आंसर क्या है बताइए, कमेंट में फटाफट आंसर दिया कीजिए कि चतुर्दंड प्रकाश का के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चलें
कि चतुर्दंड प्रकाशिका के जो मित्रों लेखक हैं वेंकटमुखी साहब हैं। वेंकटमुखी नहीं याद रहेगा, वेंकटमुखी साहब जैसे मित्रों चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। ठीक है, जिसमें मित्रों सप्त स्वरों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में मित्रों लिखा गया है। मतलब अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में मित्रों लिखा गया है। ए में आपका 13वीं है, बी में 17वीं है, सी में 19वीं है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में मित्रों लिखा गया है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 17वीं शताब्दी। नहीं, क्या शताब्दी? 17वीं शताब्दी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी मित्रों सही है। साथियों याद रखिए आप कि 17वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ चतुर्दंड प्रकाशिका दक्षिण के प्रसिद्ध ग्रंथकार पंडित वेंकटमुखी द्वारा लिखा गया, जिसमें स्वरों और मेलों का मित्रों वर्णन किया गया है। ठीक है मित्रों, 32 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों आप पैकेज को परचेज कर लिए हैं। तो मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों हम जैसे प्रतिदिन मित्रों आपके पास जो लड़कन जैसे पैकेज परचेज कर ले उनको ग्रुप में मित्रों सेंड कर दिया गया है, अतः आप उसको अध्ययन करके मित्रों क्लास को ज्वाइन करें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 4। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपका है कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए, बताइए। अभी प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। नहीं, ये तो कहानी हो जाएगा कि मुनिया बेटी पढ़ती जाए और गैया बकरिया चरती जाए। नहीं, वो हाल से काम नहीं चलेगा। वो सर्व शिक्षा अभियान का नारा था, अब सर्व शिक्षा अभियान का टीचर नहीं बन रहा, बीपीएससी का टीचर बन रहा है, तो नॉलेज तो होना चाहिए। नहीं, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। अनुवादी, विवादी, वादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि आप लोग इतने सारे मित्र एक साथ मिलकर के कमेंट्स में आंसर देते हैं, तो बहुत हमको खुशी होता है। और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले पाते हैं ना, कि कभी कोई जैसे क्या होता है कि नाम डिनोट कर रहा है, किसी का नाम लिए किसी का नाम नहीं लिए, तो अंदर से बेचारा उसका मन जैसे दुखी हो जाता है। इसीलिए सब कोई खुश रहिए और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहिए। बाकी हम तो है आपके साथ खड़ा। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवादी। नहीं, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए, तो विवादी स्वर का, बाकी तो प्रयोग होवे करता है। नहीं, इस प्रकार साथियों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। विवादी का अल्प प्रयोग होना चाहिए, विवादी का अल्प प्रयोग मित्रों होना चाहिए। विवादी उस स्वर को कहा जाता है जिस राग का स्वरूप बिगड़े, ठीक है, हुआ हो मित्रों, उसे विवादी स्वर कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है। ए में आपका बद्धी है, बी में लव है, सी में गजरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा चाटी और स्याही के बीच का स्थान तबला में होता है। ऐसे में तबलवा आता है या तो बड़का चाटी हो गया और बीच में हो गया स्याही, तो ठीक है, चाटी और स्याही के बीच का स्थान मित्रों इसको क्या कहते हैं, तो मित्रों इसको लव कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। फट से मित्रों बताइए झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। ए में आपका 14 है, बी में 12 है, सी में 11 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि झुमरा ताल कितनी मात्राओं की होती है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झुमरा ताल मित्रों कुल 14 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
नि स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? फर्स्ट से मित्रों बताइए कि नि स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नि स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए और निरंतर अपने जीवन में साथियों आगे की ओर बढ़ते रहिए। ठीक है, नि स्वर की कितनी श्रुतियां? तो मित्रों नि स्वर की कुल 2 श्रुतियां हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा? बताइए फर्स्ट से। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा? अनुवादी, विवादी, वादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा? मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब अनुवादी। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं? और से बताइए कि सप्तक के पूर्व भाग को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में आपका राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सप्तक के पूर्व भाग को साथियों क्या कहते हैं? मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। तो मित्रों सप्तक के पूर्व भाग को हम लोग पूर्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सप्तक को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सा रे ग म को मित्रों पूर्व भाग कहा गया है और मित्रों प्रथम भाग भी पूर्वांग, इसी को मित्रों पूर्वांग भी कहते हैं। सा रे ग म को पूर्व भाग या पूर्वांग मित्रों कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? बताइए फट से बताइए एकदम। सप्तक के पहले भाग को मित्रों पूर्वांग कहते हैं, तो सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहेंगे? उत्तरांग, पूर्वांग, राग, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सप्तक के दूसरे भाग को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उत्तरांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही आंसर है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि सप्तक के 2 बराबर भागों में तो विभाजित किया गया, तो पहले भाग को मित्रों सा रे ग म तो पूर्वांग कहते हैं। ठीक है, और क्या प ध नि सा, प ध नि सा, इसको मतलब क्या कहेंगे हम? उत्तरांग कहेंगे। नहीं, मतलब ए पर हमारा आंसर क्या है? सही है। देखिए सभी प्रश्न का आंसर रटिए नहीं, मेंटलिटी मेरे साथ बनाइए और प्रतिदिन रात में 8 बजे ज्वाइन कीजिए। और यदि अभी तक पैकेज नहीं खरीदे हैं तो मित्रों बहुत बड़ा गलती आप लोग कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि वीडियो देख देख करके सिर्फ हम पास हो जाएंगे, बीपीएससी निकाल लेंगे, बहुत गड्ढा में गिर जाइएगा। पैकेज आप जो मेरा है उसको आप जरूर खरीद लीजिए। जिन मित्रों को पास पैकेज गया हुआ उनको मित्रों डिटेल्स में थ्योरी के साथ मित्रों पीडीएफ भी जा रहा है, जिनको याद करने में सपोर्ट मिलता है। ठीक है, याद करके मित्रों आप जैसे प्रीमियम वीडियो में ज्वाइन करते हैं और आंसर देते हो तो बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है। इसलिए यदि अभी तक आप नहीं यदि पैकेज को परचेज किए मित्रों तो आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। 99,550 लिखल है और 81,059 या फिर 7004195240। ठीक है, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं? ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि साधारणतः जो है लय के कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। साधारणतः लय जो मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इसकी व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि तीनों कौन कौन है। ठीक है, लय जैसे मित्रों 3 प्रकार के। पहला विलंबित लय, नोट कीजिए, बार बार बोलते कि नोट कीजिए। पहला है विलंबित लय, दूसरा का आपका मध्य लय और तीसरा का क्या है? द्रुत लय है। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है, ये तीनों मित्रों आप लिख लीजिए।
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? संगीत में समान गति या चाल को मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत में समान गति या चाल को मित्रों क्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, ए में आपका गमक है, बी में आपका मित्रों स्वर है, सी में आपका लय है और डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे लय कहते हैं। क्या कहते हैं? लय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही है। ठीक है, लय जैसे मित्रों किसको कहते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। व्यापक अर्थ में समय की किसी भी गति को लय कहते हैं। ठीक है, चाहे संकुचित हो चाहे विदित हो। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है। मित्रों आज के अंतिम प्रश्न में मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि स्वरस्य कंपो गमका श्रोत्रियचिता सुखावा किस ग्रंथ में कहा गया है? ए में आपका संगीत राज है, बी में संगीत परिजात है, सी में संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं, अतः मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और निरंतर मित्रों अग्रसर आगे की ओर बढ़िए। तो इस प्रकार मित्रों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगीत रत्नाकर मित्रों सही आंसर है। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक मित्रों आप पैकेज को परचेज नहीं किए साथियों, तो इस नंबर के माध्यम से आप जरूर जो है पैकेज को परचेज कर लें। और मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआर में तो तैयारी करना चाहते हैं और मित्रों 100% मित्रों जैसे क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों, आप जैसे हमारे टीम के साथ जरूर जैसे ज्वाइन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मित्रों संपूर्ण सुविधा मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए, जोर लगा कर, ताकत लगा कर, भारत माता की जय।